वेलकम बैक बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर सोशल साइंस का। हम इस पेपर का सेक्शन ए ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट ए में। अब हम करने वाले हैं पार्ट 2 जिसमें हम इसका करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें आपसे पूछा गया है सोवियत संघ में स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम कैसे लागू किया गया था। तो सोवियत संघ में का जो रूस था उसमें खाने की कमी को देखते हुए, अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम लागू किया गया। अब इसको लागू करने का क्या कारण था, क्योंकि वहां पर अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। इसको कैसे लागू किया, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे खेतों को आपस में मर्ज करके एक बहुत बड़ा सा खेत बना लिया और उसमें फिर बहुत बड़े पैमाने पर खेती की गई जिससे अनाज की कमी को दूर किया गया। अब है आपका प्रश्न संख्या 29 जिसमें आपसे पूछा गया है किसी देश को मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भारत की मानक समय रेखा को बताना है। तो कोई भी एक देश हो जिसको मानक समय रेखा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि देश को व्यवस्थित किया जा सके, देश का एक समय हो। मतलब आपको पता है हमारा जो देश है पश्चिम से लेकर हम पूर्व तक जाएंगे, यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश से जाएंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो ऐसे तो देश में व्यवस्था नहीं रहेगी। तो देश को व्यवस्थित रखने के लिए, देश को एक मानक समय प्रदान करने के लिए हमें समय रेखा की आवश्यकता पड़ती है। भारत की मानक समय रेखा का मान बताइए। भारत की समय रेखा का मान है 82 डिग्री 30 बार। तो आप याद रखना, भारत की समय रेखा का मान है 82 डिग्री 30 बार। अब है आपका प्रश्न संख्या 30 जिसमें आपसे पूछा गया लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। कथन का विश्लेषण करें तो आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कानून बनाए जाते हैं वो संसद द्वारा होते हैं। अब संसद में 2 दल होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब ये जो दोनों ही सभा के लोग होते हैं जिसको हम अपर हाउस और लोअर हाउस बोलते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ लोअर हाउस और अपर हाउस, इन दोनों के ही जो लोग होते हैं वो जनता द्वारा चुन के जाते हैं और यही लोग हमारे लिए निर्णय लेते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, कानूनों को लागू करते हैं और जो कानूनों का उल्लंघन करता है उसका न्याय करते हैं। अब जो ये न्याय करने वाली जो शक्ति है न्यायपालिका, वो इन दोनों ही सदनों से अलग है और इसमें जो व्यक्ति चुन के जाता है वो जनता द्वारा चयनित नहीं होता। तो आपको सिर्फ इसमें ये बात बतानी है कि लोक संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों ही जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा के लोग जनता द्वारा सीधे चुन के जाते हैं, जबकि राज्यसभा के लोग जनता द्वारा सीधे तौर पर चुने नहीं जाते और यही लोग हमारे लिए अंतिम निर्णय लेते हैं। अबे बच्चों, आपको अथवा वाला क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है। इस कथन का विश्लेषण करना। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र होने के लिए किस तरह से एक आवश्यक शर्त है। तो किसी भी जहाँ पर लोकतंत्र होना चाहिए वहाँ पर क्या होते हैं, हर किसी को मताधिकार होता है, यानी कि वोट देने का अधिकार होता है। जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार होगा। चुनावों में विकल्प उपलब्ध होंगे, चुनाव का अवसर होगा, चुनाव एक नियमित अंतराल में होने चाहिए, वास्तविक चुनाव होने चाहिए बिना किसी भेदभाव के, चुनाव में धन बल का प्रयोग ना हो इस बात की भी जानकारी सुनिश्चित करनी चाहिए, प्रयोग की जांच करनी चाहिए, मशीनरी के उपयोग की जांच करनी चाहिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो इस पर भी नियंत्रण रखा जाना चाहिए। तो आप इसका कथन का विश्लेषण कुछ इस प्रकार करेंगे। अब है आपका बच्चों प्रश्न संख्या 31 जिसमें आपसे पूछा गया आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। ऐसे कोई भी क्रिया या ऐसे कोई भी क्रियाकलाप जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कही जाती है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिसके बदले में आपको कुछ वेतन या कुछ आय प्राप्त होती है, उसको हम बोलते हैं आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रियाएं। जैसे कि आप कहीं बाहर जाके काम करते हो और उसके बदले में कुछ आपको आय यानी कुछ पैसे प्राप्त होते हैं तो वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। अगर आपको उसके बदले में कुछ पैसे नहीं प्राप्त हो रहे तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, उदाहरण से बताइए। आर्थिक क्रियाएं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक होती है बाजार क्रिया, एक होती है गैर बाजार क्रिया। तो उसमें उदाहरण सहित बताना कि बाजार क्रिया कौन सी क्रिया होती है और गैर बाजार क्रिया कौन सी क्रिया होती है। बाजार क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिसके बदले में आपको कुछ आय प्राप्त होती है, वे क्रियाएं बाजार क्रिया कहलाती है। गैर बाजार क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनके बदले में आपको किसी भी तरह की कोई भी आय या वेतन प्राप्त नहीं होता। तो आप बाजार क्रिया में जो उदाहरण लिखेंगे वो आप ये लिख सकते हैं, जैसे दुकानदारी करना, जिसमें आप पैसे कुछ आप सामान देते हो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। और गैर बाजार क्रिया में आप ये उदाहरण लिख सकते हो अपने भाई बहनों को ट्यूशन पढ़ाना। तो गैर बाजार क्रिया अपने घर के अंदर काम करना, जो घरेलू काम होता है वो भी एक गैर बाजार क्रिया, उसके बदले में आपको किसी भी तरह की कोई भी आय प्राप्त नहीं होती।
अब है इसका और वाला क्वेश्चन, आपके क्षेत्र में की जाने वाली किन्हीं 5 गैर कृषि क्रियाकलाप। गैर कृषि क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो कृषि से संबंधित नहीं होते, उनकी सूची बतानी है। तो ऐसे आप कोई भी 5 क्रियाकलाप बता सकते हैं। जैसे पहला क्रियाकलाप आप बता सकते हैं कि डेयरी खोलना, जहाँ दूध दही पनीर बिकता है। दूसरा आप बता सकते हैं कि आप कोई विनिर्माण का कार्य कर रहे हो, आप घर के अंदर होल्डर बना रहे हो, बल्ब बना रहे हो, किसी भी तरह की चीज़ें जो आप घर पे निर्माण कर रहे हो, तो विनिर्माण की प्रक्रिया भी आपकी क्या कहलाती है बच्चों, गैर कृषि क्रियाकलाप कहलाते हैं। फिर आप लिख सकते हो कि दुकानदारी करना, जैसे आप किसी दुकान पे सामान बेच रहे हो, किसी भी चीज़ की दुकानदारी करना आपका गैर कृषि क्रिया के अंदर आता है। आप लिख सकते हो परिवहन का काम करना, परिवहन का मतलब कोई भी ऑटो रिक्शा चलाना, बस चलाना या वैन चलाना भी आपका गैर कृषि क्रिया में आता है। अब है आपका किस लकड़ी का फर्नीचर बनाना, लकड़ी का फर्नीचर बनाना, लोहे का फर्नीचर बनाना, किसी भी तरह का फर्नीचर बनाना भी आपका गैर कृषि क्रियाकलाप है। यानी कि आप कोई भी क्रियाकलाप लिख सकते हो जिसमें आप खेती बाड़ी के क्षेत्र में नहीं जुड़े, उसके अलावा जितना भी क्षेत्र है वो आपका गैर कृषि क्रियाकलाप कहलाता है। यहीं इसी के साथ आपका जो सेक्शन ख है वो खत्म हो जाता है। अब है आपका सेक्शन ग, सेक्शन सी। ये सेक्शन सी भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको आंसर्स की तो शब्द सीमा का ध्यान रखना, तकरीबन आधा पेज है, उससे ज़्यादा तो लिखना ही है। अब है आपका प्रश्न 32, जिसमें आपसे पूछा गया है हिमालय को भारत के लिए वरदान क्यों माना गया। हिमालय जो है उसको भारत के लिए वरदान क्यों माना गया, तो आपको ये बताना है। हिमालय को भारत के लिए वरदान इसलिए माना गया है क्योंकि, अब यहाँ पर आप पॉइंट बना के लिखेंगे जो जो मैं आपको बोल रही हूँ। जो हिमालय है वो सदा नीरा नदियों का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि यहाँ से एक ऐसी नदियाँ बहती है जो 12 मासी क्या होती है, 12 मासी बहती रहती है, यानी कि 12 महीने जिसमें हमेशा पानी रहता है। तो सदा नीरा नदियों का ये बहुत बड़ा स्रोत है। मानसूनी हवाओं को रोक कर भारत में वर्षा का कारण बनता है। ये क्या करता है, मानसूनी हवाओं को रोक लेता है और भारत में बारिश का कारण बन जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा स्रोत है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते, इसलिए भी हमें भारत के लिए वरदान है। भारत को अभिजीत सीमा प्रदान करता है। भारत को एक बहुत बड़ी सीमा प्रदान करता है ये हिमालय के कारण हमारी बहुत बड़ी सीमा जुड़ जाती है और एक बैरियर का काम करता है, दूसरे देशों से इसको अलग भी करता है। दूसरा है आपका, आप लिख सकते हो हिमालय पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे संसाधन, बहुत सारी दवाएं और बहुत सारा जो हमें क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक संसाधन इसमें उपलब्ध होते हैं। अब है आपका इसी का अथवा वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। आप देख रहे हो ना, आपने भारत का नीचे वाला हिस्सा देखा होगा, दक्षिण का, जो तीनों तरफ से भारत किससे घिरा हुआ, पानी से। तो इसकी विशेषताएं बतानी, तो इसकी पहली विशेषता ये होगी, प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताएं ये है कि ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र वो होता है जो तीन तरफ से किससे घिरा रहता है, पानी से। आप देख रहे हो पूर्व पश्चिम पूरब दक्षिण तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो जलीय स्रोत है, जो जलीय संसाधन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र बन जाता है, जिससे जो जितने भी जलीय संसाधन है उनका हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम बहुत बड़ी तादाद में निकलता है। मछली वगैरह इन सब का भी व्यापार बहुत तेज़ी से होता है और एक देश से दूसरी जगह दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो जाता है पानी के रास्ते। तो ये आपको इसकी विशेषताएं बतानी है। अब है आपका प्रश्न संख्या 33, भारतीय संविधान सभा के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, किन किन चुनौतियों का उन्होंने सामना करा, तो इसको आप बताना है। तो हम बताते हैं कि और उन्होंने सामना कैसे करा। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो भारत था ना, उस वक्त ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब ये होता है कि जब कोई एक बहुत शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के ऊपर कब्जा कर लेते तो उसको उपनिवेशवाद बोलते। जो भारत था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर क्या कर रखा था, अपना कब्जा कर रखा था। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी। धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हो चुके थे, बड़ी मात्रा में हिंसा हुई थी। और जब ये विभाजन का समय चल रहा था, इस समय बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हुई, जिसके कारण तकरीबन 10 से 11 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। किसके कारण, विभाजन के कारण। रफ्यूजी समस्या का मतलब जो लोग पाकिस्तान चले गए थे या जो लोग हिंदुस्तान रह गए थे। अब कुछ लोग हिंदुस्तानी पाकिस्तान में चले गए, जो पाकिस्तानी थे वो हिंदुस्तान में रह गए, तो वो यहाँ रेफ्यूजी बन गए। और कुछ पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान में थे, कुछ हिंदुस्तानी वहाँ रह गए, तो वो रेफ्यूजी वो होते जो दूसरे देश से जो लोग आए होते हैं और वो किसी देश में आके शरण लेते। जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग आ गए और वो हिंदुस्तान में आके रहने लगे और शरण ले रहे, तो उस पूरी प्रक्रिया को रेफ्यूजी कहते हैं। तो उस समय संविधान निर्माण के समय रेफ्यूजी की समस्या भी बहुत बड़ी मात्रा में एक संकट का कारण बनी थी।
देसी रियासतों का विलय। देसी रियासत तो आपको पता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारे देश में 565 रियासतें थी। ये जो रियासतें थी ये खुद को अपने आप को स्वतंत्र रियासतें समझती थी, और उस समय इनके पास चॉइस थी कि या तो ये अपना विलय भारत में कर ले, या फिर अपना विलय, ये विलय का मतलब है मिला ले, या फिर अपना विलय किस में कर ले, पाकिस्तान के अंदर खुद विलय कर ले। अब है इसमें ये आपको ये भी बताना है कि उनका सामना उन्होंने किस प्रकार किया, यानी कि जो चुनौतियां हमने फेस करी थी उन चुनौतियों का सामना हमने किस प्रकार करा। तो सबसे बड़ी चुनौती का सामना हमने इस तरह से करा, क्योंकि जो औपनिवेशिक काल का जो संस्थाओं का अनुभव था वो हमें बहुत ज़्यादा औपनिवेशिक काल की जो संस्थाएं थी उन सब का अनुभव हमें संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा काम आया। विश्व के विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से हमने सीख ली, जो विश्व की अलग अलग जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, संविधान कैसे बने, हमने उनसे सीख ली। उनके अच्छे अच्छे कानून थे, जो बेहतर कानून थे उसको हमने अपने संविधान में जगह दी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में विभिन्न प्रावधानों को, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो आया था उसके सीधे सीधे प्रावधानों को हमने संविधान के अंदर शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से हमारी जो कुछ चुनौतियां थी कम हुई थी। लोकतांत्रिक देश की बुनियादी बातों पर सभी संविधान सभा के सदस्यों की सहमति थी कि जो किसी देश के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, कुछ बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए, इन सभी पे सभी नेताओं की, या आप कह सकते हैं संविधान सभा के सभी सदस्यों की क्या थी, सहमति थी। अब है आपका प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार के उपाय समझाइए। तो सबसे पहले आपको ये बताना है शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। शिक्षित बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होता है उसको उस लायक काम नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति को हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति एमए पढ़ा हुआ है, उसको उस पढ़ाई के लायक कोई काम नहीं मिल रहा, या उस पढ़ाई से बहुत नीचे स्टैंडर्ड का काम मिल रहा है, तो ये शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। भारत में आज बहुत बड़ी तादाद में शिक्षित बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है, क्योंकि लोग पढ़ लिख के निकल रहे हैं पर उनके पास किसी भी तरह की कोई भी नौकरी नहीं है, वो सब बेरोजगार है। शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। सबसे पहला उपाय कि जो हमारी जो शिक्षा है उस पर मार्क्स पे हमें बल नहीं देना चाहिए, हमें बल देना चाहिए ज्ञान पर। बच्चों के ज्ञान कौशलों को काम करें, बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाएं, यानी कि बच्चों को वर्क एजुकेशन दे। बच्चों को वर्क एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे कि अगर वो उनके पास कोई काम ना मिले तो वो खुद का कोई काम कर सकते। बच्चों को बिजनेस स्किल सिखाएं, उनको बचपन से ही यही सिखाना चाहिए कि आप अपनी तरह किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। बच्चों को शिक्षा के माध्यम से ये सिखाना चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप कोई भी काम करें, लगन से करें, मेहनत से करें, तो काम कोई भी छोटा नहीं और आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब है आपका प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति से निकले विचारों का उल्लेख कीजिए जो आने वाले दुनिया में के लिए आदर्श साबित हुए। तो फ्रांसीसी जब क्रांति हुई तो उसमें से कौन कौन से विचार निकले। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उदारवादियों ने कई तरह के विचार दिए। तो जो सबसे पहला विचार था वो था स्वतंत्रता का विचार। स्वतंत्रता के विचार का मतलब है सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता है, सभी व्यक्तियों को अपने ढंग से जीने की आज़ादी होनी चाहिए, सभी व्यक्ति अपनी तरह से सोच सकते हैं, चुनाव में खड़े होने की आज़ादी होनी चाहिए, सरकार बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, वोट डालने की आज़ादी होनी चाहिए। शुरू में जो वोट डालने का अधिकार था वो पुरुषों का था, और उनमें भी वो पुरुष थे जो पढ़े लिखे थे या फिर बहुत अमीर थे। ये उनका जो पहला विचार था वो था स्वतंत्रता का विचार। जो आपका दूसरा विचार है वो है समानता का सिद्धांत, यानी कि सभी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर सभी को समान समझा जाए, किसी को भी किसी भी आधार पर किसी के साथ कैसा भी भेदभाव ना किया जाए। उनका जो तीसरा सिद्धांत था वो था प्रजातांत्रिक विचार। प्रजातांत्रिक विचार का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसी सरकार हो जो लोकतांत्रिक हो, जो लोगों द्वारा ही बनाई गई हो और लोगों के लिए ही काम करे। तो ऐसी सरकार यहाँ पर बननी चाहिए, यानी कि यहाँ पर राजा का राजतंत्र नहीं होना चाहिए। राजतंत्र खत्म किया गया और लोकतंत्र स्थापित किया गया। शुरू में इसको प्रजातंत्र कहा जाता था, यानी कि जनता का तंत्र शुरू किया गया। सामंतवाद का अंत। सामंतवाद का अंत का मतलब है कि पहले क्या होता था, समाज के सभी चीज़ों पर ना सरकार का या वहाँ के राजा का स्वामित्व होता था, जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से चीज़ों का बंटवारा करता था। पर सामंतवाद का अंत हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जितना प्रयत्न करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उसको उतना ही संपत्ति या उतनी ही जायदाद उसको मिलेगी और उसका उतना ही हक होगा। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो उसको वो चीज़ें नहीं मिलेगी। पहले क्या होता, समाजवाद में सभी चीज़ों पे सभी का हक होता था और बराबर हक होता था, तो इसमें बहुत ज़्यादा लूट मारी, घूसखोरी और लोग काम नहीं कर रहे थे, ढीले हो चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको मिलना था। जब से हमने सामंतवाद का अंत किया तो उसमें क्या होता कि जो लोग जितना बेहतर काम करेंगे उनको उतनी बेहतर सुविधाएं
प्राप्त होंगी। तो ये था जो दुनिया में फ्रांसीसी क्रांति से निकले वो मेन विचार स्वतंत्रता का था, समानता का था, प्रजातंत्र का था और सामंतवाद का अंत हुआ, यानी कि उदारवादियों का उदय हुआ। 17वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी समाज की परिस्थितियों का वर्णन करना आपको बताना है कि 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज किन परिस्थितियों में था। तो जो फ्रांसीसी समाज था ना वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। जो आपका था प्रथम स्टेट, फिर था द्वितीय स्टेट और फिर था तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट जो था वो पादरी वर्ग था। द्वितीय जो स्टेट था वो था कुलीन वर्ग, जिसको हम कुलीन वर्ग बोलते हैं। तृतीय स्टेट था जिसको हम मजदूर वर्ग या किसान वर्ग भी बोल सकते हैं। अब वहाँ की स्थिति कैसी थी? प्रथम स्टेट जो पादरी वर्ग था जो कि कर वसूलता था। कुलीन वर्ग ऐसा था जो बहुत अमीर वर्ग था, और जो किसान और मजदूर वर्ग था वो बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग था, और इसी वर्ग को ही सारे टैक्स चुकाने पड़ते थे। अब स्थिति कैसी थी? फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वहाँ का जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। वहाँ के समाज में फिजूल खर्ची इतनी ज़्यादा थी, वहाँ का जो पादरी वर्ग और जो कुलीन वर्ग था वो मिलकर इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ से जो राजकोष थे वो खाली हो गया। वहाँ पर इतना संकट आ गया कि वहाँ की जो जीविका थी वो भी संकट में पड़ गई, जिसकी वजह से हमें स्टालिन का समूहीकरण अपनाना पड़ा। जन्म के आधार पर वहाँ पर लोगों को विशेष अधिकार मिलने लगे। अगर कोई व्यक्ति कुलीन वर्ग में पैदा होगा तो उसको कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे, पादरी वर्ग में पैदा होगा तो कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे। तो जन्म के आधार पर लोगों को विशेष अधिकार मिलते थे। ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सहायता से बढ़ता कर्ज का बोझ, और ब्रिटेन के खिलाफ जो युद्ध हुआ था तो अमेरिका से हमने कुछ सहायता ली थी, यानी कि कुछ पैसे उधार लिए थे, और जिसकी वजह से वो जो कर्ज बढ़ता जा रहा था उसका पैसा बढ़ता जा रहा था। जो पूरी जो स्टेट थी यानी कि जो पूरा समाज था वो कर्ज के तले दब चुका था। अभी आपका ख़त्म हो गया। अब है आपका सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन डी और सेक्शन ई हम पार्ट 3 में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल मिनी कोचिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।